तो एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं पूरे होश हवास और अपने पूरे टीम के साथ आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि विदित हो आप सभी को कि आज जो है यह BPSC शिक्षक भर्ती का जो स्पेशल क्लास चल रहा है वो आज 11वां क्लास हो जाएगा। इससे पहले 10 क्लास जो है हम और हमारे टीम के सहयोग से और आप लोग का भरपूर सहयोग से जो है उस क्लास को पूरा करा दिया गया है। अगर आप सभी साथी उस क्लास को अभी तक नहीं देखें तो वहाँ जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, BPSC शिक्षक भर्ती प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइएगा, 2023-24 का शिक्षक भर्ती का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके जो पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी हुई कि पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है NCERT सार संग्रह और SCERT के माध्यम से और लूसेंट हो या जितना भी मतलब जो बुक होता है उसके माध्यम से कवर करा दिया गया है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कल के वीडियो तक जो है पूरा खत्म कर दिया गया है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछने का संभावना अगर 40 नंबर में है तो सर दोस्तों ये हमारे वीडियो से बाहर जो है वो नहीं जाने वाला, क्योंकि उसमें इतना फैक्ट करा दिया गया है। मतलब 10 क्लास में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 3-4 बुक्स को कवर करके करा दिया गया। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये नोट्स कहाँ मिलेगा, तो ये नोट्स और होमवर्क की बात रहती है तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है BPSC शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जो है उस ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको डेली होमवर्क जो है वहाँ से मिल जाएगा। और नोट्स की बात कीजिएगा तो वो भी आपको वहाँ से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि विदित आप सभी लोगों को जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो गया है और कभी सभी लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाए, तो ज्योग्राफी में बस वैसे तो भारत का भूगोल नहीं पूछने वाला है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन इसमें बहुत मतलब भूगोल तो वैसे भूमि गोल होती है, इससे पूरा बहुत विस्तृत रूप से इसका सिलेबस होता है। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कुछ मुख्य बिंदु जो कि आपको जो भी यहाँ कराया जाता है पहले लूसेंट के माध्यम से कथित तौर पे उसको बता दिया जाता है और उसके बाद NCERT सार संग्रह जो कि महेश बनवाल का और NCERT SCERT का विशेष कम्बिनेशन है उसके माध्यम से भी कराया जाता है। तो उसका प्रयास जो आज उसी प्रकार अनवरत योजना के तहत जो है फिर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यह क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो सभी लोग अपना प्यार अभी इस प्रकार आप लोग इस क्लास को दिखा रहे हैं आगे ही अनवरत योजना के, तो इसको भी दिखाते रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही 11 AM में यह वीडियो लाइव आपको देखने को मिलता होगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप 11 AM में इस वीडियो को लाइव देख पाइएगा। तो आज जैसा कि टॉपिक दिया गया था होमवर्क के माध्यम से भारत की जलवायु और मिट्टी, और उसके बाद फिजिक्स में दिया गया था और उसके बाद बायोलॉजी दिया गया था, उन सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। और आज से आपको होमवर्क में जो करंट के माध्यम से जो है करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है वो सुनियोजित ढंग से जो है 20 या 21 जून को ही लेने वाला है। इस कदर से इसलिए जो आप मात्र जो है 10 या 20 दिन ही बचा, मतलब मैक्सिमम 20 डे बचा हुआ है, इसलिए आपको जो है करंट अफेयर का भी जो है आज से होमवर्क के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आप लोग करंट को भी अस्तित्व में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि करंट नहीं पूछता है, मतलब करंट ऐसा पूछता है जो कि वहाँ आपको एग्जाम में सर चकराने वाला रहता है, इसलिए करंट को जो है विशेष तौर पर ही ध्यान देना है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी जो है BPSC 3.0 में आप देख भी सकते होंगे। करंट ऐसा पूछा था कि जो हवा नहीं लग रहा था, इसलिए करंट का जो बुक होता है जो कि ब्लू कलर का आता है, दिखाइएगा, ये हम सभी लोग से रिकमेंड करना चाहते हैं ये बुक देख लीजिए। ये वार्षिक एकांक करंट अफेयर ब्लू कलर का आता है, 75 रुपये में देगा आपको। अगर नज़दीकी मार्केट से है तो आप उसको अवेलेबल करके इसको पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें जो होमवर्क दिया जाएगा इसी के माध्यम से होमवर्क दिया जाएगा। और यह एक ऐसा बुक है जो कि आपको रामबाण साबित होने वाला है। BPSC शिक्षक भर्ती नहीं वरन जितना भी करंट अफेयर इससे मतलब करंट कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सारे चीज़ में इस बुक को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज भारत की जलवायु और भारत की मिट्टी को जो है महेश बनवाल NCERT सार संग्रह और लूसेंट के माध्यम से उसको जो है पूरा तरह से खत्म करने के प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद होमवर्क जो दिया गया तो उसके माध्यम से भी क्लास कराया जाएगा। तो क्लास कैसा लगता है इसके अंदर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो उसको फिर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को जलवायु कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा भारत की जलवायु कैसी जलवायु ये आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है भारत की जलवायु हो जाएगी। देखिए इसके बाद बताइएगा जो किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए जैसे एक दिन, एक सप्ताह या वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ पर जो कुछ बन जाता है उसको क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। मतलब एक दिन या एक सप्ताह के लिए कुछ ऐसा चक्र वहाँ घटते रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको मौसम कहा जाता है। और भारत में मौसम संबंधी सेवा कब स्टार्ट किया गया था? 1875। मतलब मौसम संबंधी जो भी सेवा जो स्टार्ट किया गया था वो कब स्टार्ट किया गया था? 1875 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना जी। इसका मुख्यालय जो है वो शिमला बनाया गया था। और शिमला कहाँ पड़ता है आपको? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वो शिमला ही हो जाएगी। अब बताइएगा उसके बाद जो है जो भारत में जो है प्रभावित करने वाले जलवायु के 2 मुख्य कारक हैं
वो दोनों मुख्य कारक का नाम सुन लीजिए। पहला कारक हो जाएगा उत्तर में हिमालय पर्वत, यानी भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। और उसके बाद दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर, आप वहाँ नक्शा में देख सकते हैं। उत्तर में मतलब चाइना साइड से जो है वो हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक ना। हिमालय पर्वत यह इसलिए जो है जलवायु को प्रभावित करता है क्योंकि यह क्या करता है आपको कि मध्य एशिया में आने वाले शीतल हवाएं जो ना भारत में उसको रोक देता है। मतलब मध्य एशिया से जो शीतल हवाएं भारत में आती है उसको क्या करता है? हिमालय रोक देता है। इसलिए जलवायु के प्रभावित करने वाला जो है कारक बन जाएगा उत्तर साइड से, ठीक है ना। और दक्षिण में जो ये आपके हिंद महासागर, यह क्या करता है कि उसकी उपस्थिति जो है भूमध्य रेखा के समीपता के कारण जो है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु को अपने आदर्श स्वरूप में ले आती है। इसलिए जो है दक्षिण से जो है हिंद महासागर जो ये आपको जो इसको कारक बन जाएगा, ठीक है ना। और जो आपको पूरब से जो उत्तर से कौन हो जाएगा? उत्तर से कौन हो जाएगा आपको? हिमालय हो जाएगा। और दक्षिण से कौन हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइएगा मानसूनी द्वारा पवनों पर समय समय अपने स्थानों को बदलते रहने के कारण जो है भारत में कितने प्रकार के जो मौसम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के भारत में जो है वो मौसम पाए जाते हैं। देखिए पहले कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसून जो है 4 प्रकार के मौसम पाई जाती है, ठंडा, गर्मी, जाड़ा और बरसात। वही हुआ ठंडा, गर्मी, बरसात और जाड़ा बरसात, वही ना हुआ ठंडा, गर्मी, बरसात, वही हुआ सर जी। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु जो अलग अलग है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो उत्तरी भारत, देखिए राजस्थान में जो है ना वर्षा जो होती है उसको क्या कहते हैं? मोवोट कहा जाता है। राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए मतलब जो 2 प्रकार का तट जो है ना आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप देखिएगा नक्शा देखिएगा ना तो ये आपको देखिएगा वहाँ जो तमिलनाडु और केरला जो दोनों है ना दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है ना। और केरला वाले भाग को जो ये मालाबार तट कहा जाता है, और जो आपको तमिलनाडु में पड़ता है उसको क्या कहता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। मतलब 2 तट उसको याद रखिएगा दक्षिण भारत में। जो साइड केरला में पड़ता है उसको क्या कहता है? मालाबार तट। और जो साइड तमिलनाडु में पड़ती है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और तमिलनाडु के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चलता है, ठीक है ना, जो कि आपको 2 जून को जो है आपको जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो रेल के पटरी से उतर गई थी, जो कि बहुत आदमी की उसमें मौत हो गई थी, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो उसे हमला हुई थी। तो याद रखिएगा ये जो तमिलनाडु जाड़े के दिनों में जो है ना, जाड़े के दिनों में जो है तमिलनाडु के तट जिसको कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट। और केरला वाले तट को मालाबार तट। तो जाड़े की ऋतु में जो कोरोमंडल तट पर जो है आपको ये वर्षा होती है, ठीक ना। मतलब आपसे ये पूछेगा कि भारत के किस राज्य में जो है ठंडे की ऋतु में जो वर्षा होती है तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। और तट की बात करेगा तो कोरोमंडल तट। और यह इसलिए होता है क्योंकि इस समय जो है आपको लौटती हुई मानसून होती है जो कि उत्तर पूर्वी साइड से आती है, मतलब ठीक है ना। मतलब ऐसे होते हुए 7 सिस्टर से घूम के आती है। मतलब लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। अगर राज्य की बात हो जाएगा तो तमिलनाडु, और सिर्फ तट की बात करेगा तो कोरोमंडल तट। कौन सी वर्षा होगी? वो लौटती हुई मानसून, ठीक है ना। इसी को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून जो है इसी के कारण वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में होती है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो है ना उससे तो नॉर्मल वर्षा ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में होती है, लेकिन ये आपको शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसलिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में जो है, याद रखिए ग्रीष्म ऋतु में वो शरद ऋतु में था, ठीक है ना, तमिलनाडु। और ग्रीष्म ऋतु में जो आपको असम और पश्चिम बंगाल में जो तेज़ हवाएं बहती है जिसके कारण गरज गरज के वर्षा होती है, ठीक है ना। मतलब जो होता है कि मतलब बादल के साथ गरज की जो वर्षा होती है वो असम और जो है पश्चिम बंगाल में कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में। यानी ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के महीनों में, अभी के महीनों में जो है वो गरज के वर्षा किस राज्य में होती है? असम और पश्चिम बंगाल में जो है गरज के वर्षा होती है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि इन हवाओं के साथ जो है पूर्वी भारत में जो है नॉर्वेस्टर और बंगाल में इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है। मतलब बंगाल में जो है वर्षा गरज गरज की होती है, इसलिए इसको क्या कौन सा बैसाखी कहा जाता है? काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछने वाला आपसे कि काल बैसाखी नाम से वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा काल बैसाखी, ठीक ना। और लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे हो जाएगा, जो कि शीत ऋतु में होती है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे यही पूछ सकता है कि कर्नाटक, देखिए हर जगह वर्षा का अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक ना। और वही क्वेश्चन पूछा है कि ये वर्षा कहाँ पर होती है, ठीक है। जैसे आम्र वर्षा कहाँ पे होती है, कॉफी वर्षा कहाँ पे होती है, काल बैसाखी वर्षा कहाँ पे होती है, लौटती हुई मानसून से वर्षा, ऐसी वर्षा जो है वो कहाँ होती है, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो कर्नाटक में जो है ना चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कहा जाता है। मतलब कर्नाटक वैसे कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य भी है, इसलिए कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। मतलब आपसे ये पूछा है कॉफी वर्षा किस राज्य में होती है, तो कौन सी राज्य में हो जाएगी? कर्नाटक में। यह ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि कॉफी उत्पादन में कर्नाटक जो है वो बाबा बुदान की पहाड़ी भी वहाँ, इसलिए वो क्या होती है? अग्रणी राज्य है कॉफी उत्पादन में।
और आपको कर्नाटक में जो कौन सी वर्षा होती है, कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, उसी को भी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो कि ऐसा वर्षा होता है इसलिए क्योंकि वहाँ कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है और वो वर्षा जो है कॉफ़ी के उत्पादन में अधिक सहायता करती है, इसलिए उस वर्षा को क्या कहा जाता है, कॉफ़ी ब्लॉसम। कॉफ़ी ब्लॉसम जो है चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी वर्षा उसी को कहा जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है और वह वर्षा जो होती है कॉफ़ी के उत्पादन में बहुत ही लाभदायक होती है। उसके बाद देखिए दक्षिण में आइएगा, आपको दक्षिण में पड़ता है आपको केरल, ठीक है ना। भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य रहेगा, केरल, तमिलनाडु, आपको इसके बाद गोवा, तो ये सब दक्षिण में ही पड़ता है, नीचे पड़ता है। तो ये दक्षिण में आपको पड़ता है कौन सा राज्य, केरल। और केरल में जो है आपको आम की फसल के लाभदायक होने के कारण जो है आम्र वर्षा होती है, ठीक ना। आम्र वर्षा होती है जो कि केरल में वर्षा हर जगह होती है, यहाँ भी वर्षा होती है, लेकिन वहाँ किस जगह पे वर्षा क्या नाम से जाना जाता है ये हमारा बताने का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आम्र वर्षा हो जाएगी तो किस राज्य में हो जाएगी, केरल में। और कॉफ़ी वर्षा कहाँ हो जाएगी, कर्नाटक में। उसी को आपको जो है चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा बोलिए तो वो हो जाएगी कर्नाटक में। और गरज के वर्षा किस राज्य में होती है, असम और पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, जिसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और आम्र वर्षा होगी तो कहाँ हो जाएगी, केरल में हो जाएगी, ठीक ना, समझ गए ना। और लौटती हुई मानसून वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु दे दे या फिर कोरोमंडल तट दे दे। और आपको जिस समय ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ था उस समय ये भी बताए थे कि सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक ना। अगर मुख्य भूमि के साथ दक्षिणतम बिंदु दे देगा तो वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ठीक ना। ऐसे भी ये देखिए, ये भी क्वेश्चन फंसने वाला है। सिर्फ अगर आपको बोलेगा दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। और अगर जैसे ही वो मुख्य बिंदु के साथ लगा देगा, मतलब मुख्य भूमि के साथ दक्षिणतम बिंदु बोल देगा तो आपको तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, ठीक ना। और आपको ये बताए थे कि पूर्वी राज्य का जो पड़ता है वो होता है किविथु, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाती है, गुहार माता जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है आपको क्या, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम उत्तरी बिंदु हो जाएगा और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में और उसी बंगाली खाड़ी में। और उसी में अगर मुख्य भूमि लगा देगा, मतलब जमीन के साथ लगा देगा तो कहाँ हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किस वर्षा से होती है, वो लौटती हुई मानसून से होती है। और आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल में होती है। काल बैसाखी कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। और कॉफी वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक में। यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना। आगे बताइएगा आप, देखिए उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। मतलब आप बाकी अपने इधर आइएगा तो उत्तर भारत अपने लोग पढ़ते हैं, तो उत्तर भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। लू चलता है उसी को लू कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है दक्षिण, देखिए इस प्रकार जो है ना, वैसे भारत में तो लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पे। और आपको जो है उस लौटती हुई मानसून बोलिए या फिर उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहिए, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी देखिए, क्योंकि वह उत्तर से स्टार्ट होता है और आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए जो है आपको ये कोरोमंडल तट तक आता है, इसलिए आपको ये उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये आपको अधिकांश राज्य में होता है, क्या ये आपको तमिलनाडु में होता है। और अधिकांश राज्य में वर्षा की बात करेगा तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक ना, क्योंकि ये दक्षिण से आती है और पश्चिम होते, मतलब आपको गुजरात होते हुए जो है आपको गोवा तो होते होकर आती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपको सिर्फ अगर आपको कहेगा उत्तर पश्चिमी मानसून जो है, उत्तर पूर्वी मानसून तो यह हो जाएगा कोरोमंडल तट। और बाकी राज्य में अगर वर्षा की किस मानसून से हो जाएगी तो वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम मानसून, समझ गए। अगर आपको सिर्फ अगर उत्तर पूर्वी मानसून की बात करेगा तो कौन राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट हो जाएगा। और बाकी राज्य में कौन सी वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी। कोई दिक्कत बिट्टू बाबू। अब देखिए उसके बाद याद रखिएगा कि गारो, खासी, जयंती, पहाड़िया ये सभी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। और सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होती है, मेघालय में ही होती है, जो कि आपको जिसके कारण मानसिंह राम मेघालय जो है अभी वर्षा मतलब होने में सबसे अधिक, वहाँ सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसिंह राम मेघालय में ही होती है। हाँ, पहले चेरापूंजी हो जाएगा। और यहाँ लगभग जो है 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक ना। वैसे बिहार में औसतम वर्षा कितना होती है, 120 से 125 सेंटीमीटर होती है। वहाँ जो है आपको मानसिंह राम मेघालय में 1141 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। इसलिए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, मानसिंह राम मेघालय में हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद देखिए कहाँ कैसी वर्षा होती है और किस महीने में होती है बता देते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि नॉर्मल हर एक राज्य में होता है, वो आपको जून से लेकर सितंबर तक होता है, जो कि सबसे अधिक वर्षा होता है जून से लेकर सितंबर तक होता है। और यह 73.7% वर्षा इसमें होती है। और ये आपको बताए थे जो कि शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जो कि कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। यह जनवरी और फरवरी के महीने में होता है, क्योंकि इसी ऋतु में शीत ऋतु रहता है और इसी को शीत ऋतु का वर्षा भी कहा जाता है। और यहाँ मात्र 2.6% ही जो है वर्षा होती है। अब देखिए उसके बाद जो है
आपको बता ही दिए, यहाँ दिया भी हुआ है कि तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत दृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा कम होती है और तमिलनाडु के शरदकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। मतलब तमिलनाडु में जो शरद वर्षा होती है इसका कारण कौन सा मानसून हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी मानसून, और बाकी राज्य में हो जाएगा तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। समझ गए ना। अब उसके बाद जो है शरद ऋतु के बाद हो जाए, उसके बाद आता है भारत की मिट्टी। भारत की क्या आता है? मिट्टी, क्योंकि जलवायु खत्म, जलवायु हो गया, अब जो है मिट्टी स्टार्ट होगा। इसमें देखिए जलवायु था। मिट्टी बताइएगा कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी या पेडोलॉजी। हाँ, पेडालॉजी यानी मृदा विज्ञान या पेडालॉजी भी कहा जाता है, ठीक ना। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वो तो सजा अरुण बाबू द्वारा। देखिए वैसे मिट्टी जो है ना भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार के। वैसे ICR के हिसाब से मिट्टी जो है वो 8 प्रकार के पाई जाती है। और जैसे मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार का जो मुख्यतः हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ICAR के हिसाब से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और वैसे नॉर्मली जो है वो मिट्टी जो है वो 4 प्रकार की ही होती है। हम उस चारों का वर्णन करते हैं। पहला हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी। पहला कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद दूसरी हो जाएगी काली मिट्टी, तीसरा हो जाएगा लाल मिट्टी और चौथा हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ये 4 गो मिट्टी जो है मुख्य रूप से होता है और इसमें खेती भी होती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसमें हर एक मिट्टी में हर चीज़ की खासियत होती है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि आपसे कि किस मिट्टी में जो है वो क्या पाया जाता है और उसमें किस चीज़ की खेती की जाती है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ भी होता है। मतलब नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी। और यह मिट्टी जो है हाँ जो बह के आता है, मतलब बाढ़ के माध्यम से बह के आता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि साल में एक बार बाढ़ आ जाने से क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक जगह से मिट्टियों को जो है बहा के लाती है और पूरे प्रदेश में जो है समान रूप से उसको फैला देती है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ जो है आपको एक रंग देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ जो है आपको सबसे अधिक जो है उर्वरा शक्ति भी उस मिट्टी में कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। उर्वरा तो अधिक होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए उसमें लोग पोटास मिलाते रहते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने से लोग जो है ना उसमें गोबर भी मिलाता है ताकि ह्यूमस में खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे। और ह्यूमस का निर्माण जो है मतलब सड़े गले गोबर और पेड़ पत्तों की पत्तियों से जो है वो ह्यूमस का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। और उससे भी नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया से जो नाइट्रेट गैस निकलती है वो भी आपको जो है खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जो वो महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट उसी में काम आता है। तो देखिए इस मिट्टी यह जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी हो जाएगी? सबसे अधिक जो उपजाऊ वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि भारत में जो है ना, भारत में यह जो है भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर जो है ना ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मतलब अगर भारत अगर 100% है तो उसका 22% क्षेत्रफल पर जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए इसको अच्छा समझिए कि ये मिट्टी और जलवायु जो है इससे क्वेश्चन जो है हाँ हर हाल में उठाने का संभावना ये बनता है। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे तब भी, या फिर अगर 11th-12th में अगर आपका ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है, फिर भी आपको ये पूछने ही वाला है कि मिट्टी जो है आपको ये इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो 22% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह जो है ना यह गंगा के तटीय नदियों के तटीय मैदान से बह के आती है। और जो मिट्टी नई बह के आती है इसको कौन सी मिट्टी कहते हैं? खादर मिट्टी कहा जाता है। नई वाली को खादर कहते हैं और पहले पुरानी वाली को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई बह के आती है उसको खादर। वैसे भी खादर मतलब खाने वाला और नया चीज को खरीद के नहीं लोग खाता है, ठीक है। ऐसे भी याद इसको आप रख सकते हैं। मतलब खादर हो जाएगा तो नई मिट्टी हो जाएगी और बांगर हो जाएगा तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। और जलोढ़ मिट्टी जो है आपको उर्वरता के दृष्टि सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपको काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जो है ना इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मतलब काली मिट्टी का मिट्टी समझ गए कि जलोढ़ मिट्टी बह के आता है, तो काली मिट्टी कैसे आती है? ये जब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें जो है आपको आयरन, चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। मतलब क्योंकि ये चट्टान से टूट के बनता है इसलिए इसमें जो है इस सब चीज़ों की अधिकता होती है। और इस मिट्टी का काला रंग जो है ये टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, मतलब टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो ये मिट्टी जो क्या होता है काला हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें जो सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? कपास की। और इसलिए यह जो है कपास के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा। और इसी मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। मतलब काली मिट्टी कहीं कहीं न दे के आपको कौन सी मिट्टी देगा? रेगुर मिट्टी। यानी काली मिट्टी का ही दूसरा नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। और यह जो है आपको मुख्य रूप से, वैसे तो हर एक क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से आपको गुजरात और महाराष्ट्र,
मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र। हाँ, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से ऐसे लगा देगा तो या तो गुजरात लीजिए या महाराष्ट्र लीजिए, ठीक ना। और गुजरात या महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे मिट्टी जो है काली मिट्टी अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे अगर आपको देखने को मिलेगा तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, मतलब हर एक क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि लाल मिट्टी, इसका मतलब समझ गए कि इस मिट्टी मतलब रेगुर मिट्टी को किस और मिट्टी के नाम जानते हैं? काली मिट्टी से। और काली मिट्टी का निर्माण किसके चट्टानों से टूटने से होता है? बेसाल चट्टानों के टूटने से अधिक जो यह इसका निर्माण होता है। आगे सुनिएगा कि लाल मिट्टी जो है ये आपको, यह जो आपको लाल मिट्टी जो है ना रवेदार और कायांतरित शैल चट्टानों के विघटन से होता है। वो बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा और ये आपको कायांतरित शैल चट्टानों के विघटन से हो जाएगा। और इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आपसे ये पूछेगा कि इस मिट्टी में क्या उपजाया जाता है और ये किस राज्य में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको ये लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। मतलब इसको आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। मतलब लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण, उपस्थिति के कारण जो यह मिट्टी जो है वो लाल होती है। लेकिन जल योजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है। जैसे ही वो उसमें पानी का अंश पड़ेगा वो कैसा हो जाता है? पीला। मतलब लाल मिट्टी पर थोड़ा सा भी पानी का अंश पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ठीक ना। और मेघालय के क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ जो लाल मिट्टी है वो कैसी दिखाई पड़ती है? पीला दिखाई पड़ती है। और यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में लाल मिट्टी जो है वो पीला दिखाई पड़ती है। और राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय। मतलब सबसे अधिक वर्षा जो है वो वहीं होती है। आप ऐसे भी ऑप्शन से उसको छांट सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे बताइएगा कि इस मिट्टी की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। मतलब लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसमें मिट्टी निकालिए ना। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाती है। और यह जो आपको इसमें जो है इसमें तो उतना नहीं दिए हुए अपना। चलिए कोई नहीं। आगे बताइएगा जो लाल मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी में जो ना अधिक से अधिक आपको कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मतलब कपास की वैसे अधिक से अधिक खेती किस मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में। लेकिन लाल मिट्टी में भी कपास की खेती की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी हो जाएगी? वो काली मिट्टी। और यह लाल मिट्टी जो आपको भारत के आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में अधिक क्षेत्र में यह पाया जाता है। अब देखिए लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। तो लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है। अब इसके बाद देख लीजिए लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? ये आपको इसका निर्माण जो है ये मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता को क्रमिक रूप से परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों के कारण होता है। और आपको लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। मतलब लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये आपसे पूछने वाला है कि सफ़ेद लेटेराइट की मिट्टी उर्वरकता जो सबसे कम होती है। लेटेराइट मिट्टी में अगर सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी तो उसकी उर्वरता सबसे कम हो जाएगी मिट्टी में। और सबसे अधिक मिट्टी कौन सा मिट्टी में उपजाऊ उर्वरा शक्ति अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। और सबसे कम हो जाएगा तो वो सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में वो सबसे कम हो जाएगी, ठीक ना। और इसका सफ़ेद रंग जो है वो केओलिन के कारण जो इसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। मतलब केओलिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद हो जाएगा। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी में खेती किस किस चीज़ की होती है? देखिए लेटेराइट मिट्टी में आपको चाय, इलायची और काजू की खेती जो है वो सबसे अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती अधिक होती है? काजू, चाय और इलायची की खेती जो है वो सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसा कल्चर है उसको बारे में अध्ययन करना है कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है और उसमें किस चीज़ का पालन किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 51% क्षेत्रफल पर क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। कृषि से आ गया अब कि भारत में कुल क्षेत्रफल जो है ना जितना, उसका 51% भागों पर क्या होता है? कृषि किया जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। भारत एक ऐसा देश है कृषि प्रधान देश है और यहाँ के 80% लोग जो वो कृषि पर ही निर्भर है। और 80% किसान कृषि पर निर्भर हैं। और अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो 51% क्षेत्र पर जो है वो कृषि की जाती है। अब देखिए उसके बाद जो 51% पर कृषि की जाती है। अब देखिए उसके बाद जो है आपको ये बताया गया इसमें कि रेशम कीट का पालन किस में किया जाता है?
सेरिकल्चर, ठीक है ना। मतलब कृषि विभाग समझ होगा ये कि कौन सा विधि में किया जाता है। तो रेशम कीट का पालन जो है वो सेरिकल्चर में किया जाता है, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर में, ठीक ना, और मत्स्य पालन पीसीकल्चर हो जाएगा, ठीक है, और फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, ठीक है, अंगूरों की खेती विटीकल्चर हो जाएगा, केंचुआ का पालन वर्मी कल्चर, केंचुआ का पालन वर्मी कल्चर हो जाएगा, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, और खेती हो जाएगा तो पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन हो जाएगा तो पोमोलॉजी, और उत्पादन हो जाएगा तो फलों का, और फलों का अध्ययन हो जाएगा तो हो जाएगा उत्पादन हो जाएगा तो पोमोकल्चर, ठीक है ना। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर हो जाएगा, और बागवानी का उत्पादन हॉर्टिकल्चर, हवा में पौधों का उगाना एरोपोटिक्स, और पानी में उगाना हाइड्रोपोनिक्स। पानी हो गया तो हाइड्रो, और हवा हो जाएगा तो एरो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। हम बताए भी थे कि जब भारतीय राष्ट्रीय चैनल बता रहे थे तो भारत में अंतरिम रूप से मंत्रिमंडल यानी अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। और करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, और ये जो है आपको करवाए इस समय जो है ब्रिटिश द्वारा दिया गया था। और इसमें जो करवाया गया था, इसमें जो है हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ विभाग दिया गया था, ठीक ना। इस विभाग में जो है कुछ ऐसे विभाग थे जिसमें हम बताए थे ना आपको कि कुछ लोगों का पद जो है ठीक जिस प्रकार 1946 में था, ठीक उसी प्रकार 1947 में उसका जो सेम पद ही रह गया था। उसी में सुनिएगा कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में 1946 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। मतलब खाद्य यानी कृषि मंत्री 1946 में भी वही थे, दोनों में, मतलब 1946 में वही रह गया। जब देश आज़ाद हुआ तो भी जो है वो वही रह गए। मतलब आपसे यही पूछेगा कि प्रथम कृषि या खाद्य मंत्री देश आजाद के बाद कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आज़ादी से पहले भी थे और आज़ादी के बाद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद है कि भारत के खाद्यान्नों में अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की खेती होती है। मतलब भारत के 47% भूमि पर, उसे 51% पर तो खेती होती है, लेकिन उस 51 में 47% की खेती किसकी होती है? चावल की होती है। और भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल भी क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अगर देश की बात करेगा तो वो चावल में चीन हो जाएगा, और भारत का स्थान दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक ना। भारत जो है विश्व का 21.7% चावल जो है वो उत्पादन करता है, और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और देश की बात करते हैं दूसरे स्थान पे भारत आ जाएगा। और भारत में राज्य की बात करेगा तो प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, ठीक है। कथियाल साड़ी का GI टैग दिया गया, ठीक ना। सेलेम साड़ी देगा तो आपको ये देगा आपको तमिलनाडु को, और कथियाल साड़ी का GI टैग दिया है तो इसको दिया गया जी। हाँ, मैच भी IPL का मैच भी क्या ही कलकत्ता ही जीता है, ठीक है। आपका जिस हिसाब से तैयारी का लेवल बढ़ रहा है ना, अच्छा लग रहा है सुनने के बाद। उसके बाद सुनिएगा कि चावल हो गया, गेहूं के बाद आते हैं। गेहूं जो है ये आपको विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? इसमें भी दूसरा स्थान है। चावल और गेहूं दोनों में पहला स्थान कौन है? चीन ही है। और दूसरा स्थान में कौन है? भारत है। मतलब चावल में पहला स्थान चीन है, गेहूं में पहला स्थान चीन का ही है, और चावल के बाद गेहूं में भी पहला स्थान चीन का ही है, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। और राज्य की बात करेगा तो गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्पादन में, और हेक्टेयर की मामले की बात करेगा तो वो पंजाब में हो जाएगा, ठीक ना। यानी चावल देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन जाएगा? उत्तर प्रदेश। और आपको हेक्टेयर की बात करेगा, मतलब क्विंटल में अधिक से अधिक कौन करता है तो वो पंजाब हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद आई थी हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति में सबसे अधिक अगर फसल उत्पादन में प्रभाव पड़ा था तो ये गेहूं और चावल दोनों पे ही पड़ा था। यानी गेहूं और चावल पर जो है ये आपको अधिक से अधिक, फिजिक्स केमिस्ट्री निकलिए ना, गेहूं और चावल पर ही जो है हरित क्रांति में सबसे अधिक जो है वो प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विश्व में हरित क्रांति जो हुआ था इसके जनक बने थे नॉर्मन बोरलॉग। सुनिए ना फोटो बाबू, विश्व में जो आपको हरित क्रांति हुई थी इसके मतलब जनक कौन बने थे? नॉर्मन बोरलॉग बने थे। और भारत में जो हरित क्रांति हुए थे इसके जनक कौन बने थे? MS स्वामीनाथन जो है इसके जनक बने थे। तो ये आपको जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था आपको ज्योग्राफी, उसको भारत का ज्योग्राफी में भारत की मिट्टी और भारत की जलवायु को जो है वो 100% कवर कर दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछता भी है BPSC 6 to 8 या फिर जो 9th 10th 11th 12th में 40 नंबर में, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं फंसने वाला है। अगर आपको इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन करके देख लीजिएगा तो आपको इससे क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटने वाला है। बाकी एक बार फिर से आपसे पूछ लेते हैं रिवीजन के तौर पे कि आपको भारत की जलवायु जो है ये कैसी जलवायु हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है आपकी भारत की जलवायु हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपसे ये पूछ लेते हैं कि भारत के जलवायु में 2 मुख्य कारक बनते हैं जो प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन कारक हो जाएंगे? उत्तर में कौन हो जाएंगे? हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब
भारत में उसे ऋतु कितना पाया जाता है? 4 प्रकार का मुख्य ऋतु हो जाएगा। अब बताइएगा आपसे, हमको ये बताइएगा कि लौटती हुई मानसून को ही कौन सा मानसून कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। और इससे कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। और कितना % वर्षा होता है? 2.6। ये सबसे कम वर्षा यही होती है लौटती हुई मानसून से। और ये किस ऋतु में होती है? ये शीत ऋतु, ठंड के महीनों में जो है, जो कि जनवरी और फरवरी में होती है। ये कितना % होती है? 2.6%। अब ये बताइए कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में जो है आम्र वर्षा ये केरल में होती है। और आपको कॉफी वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक में। और काल वैसाखी वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। और गरज की वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल और असम में जो ये गरज की वर्षा वहाँ होती है। बाकी राज्य में जो है जो मानसून होती है उसको किस मानसून जानते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, उसको जो है उस नाम से जाना जाता है। और बाकी उत्तर पश्चिम में जो भारत में गर्म हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ जलवायु तक हो गई। उसके बाद भारत की मिट्टी में आते हैं तो भारत का मिट्टी के अध्ययन क्या कहलाते हैं? पेडोलॉजी या पेडोलॉजी, इसको मृदा विज्ञान कहा जाता है। और मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस जो ये मनाया जाता है। उसके बाद भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार के। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार हो जाएगी? 4 प्रकार से। कौन कौन हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। और बताइएगा लाल मिट्टी में जो है, लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना। मिलाने की बात कर रहे हैं, वो पाया जाता है उसमें आयरन ऑक्साइड, लेकिन उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? चूना मिलाया जाता है। ठीक है ना। बताइएगा नई मिट्टियों को, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह भारत के लगभग कितने % क्षेत्र में बैठी हुई है? 22% क्षेत्र पर जो है पूरा फैली हुई है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेटेराइट मिट्टी में किस किस की खेती की जाती है? काजू, इलायची और लौंग। नहीं, काजू, इलायची और जो है ये आपको चाय। काजू, इलायची और चाय की जो ये खेती की जाती है आपको लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद ये बताइएगा कि सबसे कम जो होती है उर्वरता ये किस मिट्टी में होती है? सफ़ेद लेटेराइट में। सबसे अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। और सबसे कम अगर उपजाऊ होगा जो सफ़ेद लेटेराइट में भी सफ़ेद मृदा जो होती है उसमें सबसे कम उर्वरता होती है। आगे बताइएगा कि भारत के क्षेत्रफल में कितने % क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? 51% पर जो है वो खेती की जाती है। और 51% में 21.7% जो किस खेती होती है? चावल की। 51 में भी जो आप 47% जो है वो चावल की खेती की जाती है। और भारत जो है 21.7% चावल उत्पादन करता है। ठीक ना। यानी 51 में 47% जो खेती होती है वो चावल की। और चावल में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और देश की बात करेंगे तो चीन। और गेहूं में भी कौन हो जाएगा? चीन। और दूसरे स्थान पे चावल और गेहूं में कौन है? भारत हो जाएगा। ठीक ना। और प्रथम स्थान पे गेहूं उत्पादन में राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और हेक्टेयर के मामले में पंजाब हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद हमको ये बताइएगा जो हरित क्रांति आई थी उसमें कौन सा फसल प्रभावित हुआ था? गेहूं और चावल प्रभावित हुआ था। ठीक ना। और विश्व में जो आपको हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और भारत की हो जाएंगे तो MS स्वामीनाथन। यहाँ तक आपको होमवर्क दिया गया था, ये आपको पूरा जो ज्योग्राफी इस माध्यम से कवर करा दिया गया है। इससे अधिक अगर कोई इतना रोज पढ़िएगा ना तो आपको क्लियर है। 40 में ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि 40 में 40 की तैयारी कराई जा रही है। बाकी तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा किस लेवल का यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। इस FMSC को अपना मानेंगे तो यही होगा। ठीक है सर। अब इसमें प्रकाशित दिया गया था क्या? अब जो आपको ज्योग्राफी को पूरा कर दिया गया होमवर्क के माध्यम से। अब जो आपको जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी दिया गया था उसको भी कराया जा रहा था। मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग कमेंट देखने को मिलता है कि हमें फलाना विषय का तैयारी करना है। जिनका जो सब्जेक्ट रहता है उस हिसाब से अपने कमेंट करते हैं, लेकिन सबको लेकर चलना पड़ता है। इसलिए जिनका जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। और ये 40 नंबर की तो रामबाण ये क्लास होने ही वाला है। मतलब 40 जो है इस क्लास से आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते आपने जो है एक ईमानदारी और सच्चाई और निष्ठा के साथ जो है इस क्लास को रेगुलर वे में जो है आप लिए होंगे। अगर आप जहाँ कहीं भी उसको मिस कर रहे होंगे ना तो आप उसको क्लास को एक बार जो है फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है। सिर्फ जाइएगा और उसमें क्लास बाय क्लास थंबनेल में लगा हुआ है। हर क्लास को आप देख के सुन समझ और उसको याद रख सकते हैं। बाकी जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले जो आपको एक मैराथन वीडियो भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 मैराथन लिया जाएगा। इसमें आपको पहला मैराथन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, दूसरा हो जाएगा ज्योग्राफी का और तीसरा हो जाएगा करंट अफेयर का। मतलब 3 मैराथन जो आपको देखने को मिलेगा, जो कि 40 नंबर के लिए रामबाण होने वाला है। और उस मैराथन को आप जरूर देखिएगा। एग्जाम से आपको जो है ना मतलब 3 से 4 दिन पहले उस मैराथन को लाया जाएगा, अगर सुरक्षित सब कुछ रहा तो बताइएगा। आप प्रकाशिकी स्टार्ट कर रहे हैं।
मतलब प्रकाशीय तंतु जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है, ठीक है ना, यानी ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर की खोज कौन किए थे, नरेंद्र कपानी जो ऑप्टिकल फाइबर की ये खोज किए थे, ठीक है ना। अब बताइएगा मृग मारीचिका है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, ये मृग, इसी को मृग मारीचिका भी जो है कहा जाता है। आगे बताइएगा निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल, यानी किसी भी चीज को छोटा सा अगर बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करना है, और बड़ा से छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपको गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट के टॉर्च में, डॉक्टरी माथा सोलर प्लेट में जो है उसको उपयोग किया जाता है। मतलब छोटा से बड़ा देखना है तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना है, और गाड़ी के साइड मिरर में बड़े चीज को छोटा करना है तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और घर में आप नॉर्मल यूज करते तो वो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि वस्तु से उसका आधा प्रतिबिंब बनाता है। आगे बताइएगा कि प्रकाश और सजावट लैंप के लिए, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो प्रकाश देखते हैं सजावट लाइट जो होता है उसमें नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। बताइएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है, जो कि आपको देखते हुए इंद्रधनुष जो बनता है, जिसको अगर किसी श्वेत प्रकाश को अगर वन विक्षेपित कर किसी प्रिज्म से गुजारिएगा तो 7 रंग का प्रकाश निकलता है, ठीक ना। और उसी 7 रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का, और बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए जो है आपको खतरे की निशान में जो है लाल रंग को सूचित किया जाता है, ताकि वो दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होता है। आगे बताइएगा जो वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई पड़ता है, जो सूर्य होने का आभास होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर देखते हो जाएगा ना कि सूर्य उगने वाला रहता है तो थोड़ा थोड़ा लालिमा दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण होने लगता है। आगे बताइएगा स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर, न्यूनतम के लिए हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम के लिए अनंत हो जाएगा। मतलब अगर आपको स्पष्ट कोई भी चीज़ देखना है तो आप अपने आँखों से जो उसको जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक ना जी, आपका आँख सही है। अगर आपको दूर अगर उस दृष्टि को दूर करके देखना है तो उसके लिए कोई दूरी निर्धारित नहीं है। वैसे आप देखने के लिए यहाँ से वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आपको स्पष्ट देखना है तो 25 सेंटीमीटर तक ला के रखिएगा तो वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा जो खतरे के संकेतों के लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, ठीक है ना। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है बैगनी, और बैगनी का उल्टा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये निर्वात में हो जाएगी। और कांच में कितनी होती है, 2 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगी। और जल में होती है 2.25 2.25 गुने 10 के पावर 8। कांच में कितनी होती है बिन बाबू, 3 गुने 10 के पावर, सॉरी कांच नहीं, निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8, कांच में जाएगा 2 गुने 10 के पावर 8, और पानी में कितना हो जाएगा 2.25 गुने 2 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि परंपरागत कैमरे के किस भागों से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती थी, फिल्म से। मतलब पहले जब फिल्म लोग देखता था, अपनी आंखों की रेटिना की तुलना किससे की गई थी, परंपरागत रूप में वो फिल्म से किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रकाश की गति जो है किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो हीरे में कम होती है। ये आपको हीरे में प्रकाश की गति जो है वो निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। तो प्रकाश की गति जो है किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो वो हीरे में होती है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अस्त होते समय और सूर्योदय होते समय जो है सूर्य के सामने पूरा अगल बगल में लाल दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो वो लाल दिखाई पड़ता है आकाश, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। आगे बताइएगा कुछ ऐसा दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। अब जो है दूर दृष्टि और निकट दृष्टि नहीं देता, अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया देता है, ठीक ना। ये फंसाने के लिए देता है। याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया और नज़दीक के लिए मायोपिया होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए दूर दृष्टि दोष, इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसको निवारण करने के लिए आता है उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि को अगर ठीक करना है तो क्या करना है, उत्तल लेंस के लिए, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है तो अवतल लेंस। वैसे सामान्य मनुष्य में जो है सबसे अधिक कौन सी दृष्टि होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और निकट की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब जो, हाँ ठीक है, जो दोष रहेगा आपको वो दोष दिखाई पड़ेगा और बाकी जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप
अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई पड़ेगी और निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए लोग चश्मे जो पहनते हैं अपने आंखों पे तो वो किस दृष्टि दोष से ग्रसित हैं? दूर दृष्टि दोष से। मतलब नॉर्मल एवरेज लोग जो चश्मा पहनते हैं ना वो अधिक से अधिक जो है वो दूर दृष्टि दोष से ही ग्रसित होते हैं। और वह किस लेंस का चश्मा पहनते हैं? उत्तल लेंस के लिए। याद रखिएगा, फंस जाएगा इसमें हमेशा हमेशा याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। और दूर दृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट के लिए ही मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है आपको ऑप्शन में निकट और दूर की चर्चा नहीं करता है, अब आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की चर्चा किया करता है। ठीक है, आगे बताइएगा, जो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब को अंकित करने के लिए जो किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? होलोग्राफी का उपयोग करते हैं। देखते हुइएगा 3D जो होता है कि किसी किताब में जो हेलोग्राम लगाया जाता है ना, ताकि वो चमकने लगता है और वो किताब के अंकित भी रहता है, उस कंपनी के जो है चर्चा भी किया जाता है। ठीक है, उसमें नहीं उड़ गया है, उसमें होगा कहीं, उसमें भी नहीं है। आगे बताइएगा कि पढ़ने के काम में आने वाला दर्पण जो है उसमें कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? हाँ, वही हेलोग्राफी, वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, यानी पढ़ने के लिए आपको तुरंत बताया ना कि पढ़ने के लिए नॉर्मल लेंस के लिए जो होता है वो कौन सा लेंस करते हैं? उत्तल लेंस। क्योंकि सामान्य आप तुरंत बताएं कि सामान्य लोग ग्रसित होते हैं दूरदृष्टि दोष से, और उसी लेंस और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल। दूर के लिए उत्तल लेंस का जो है ये उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या था बायोलॉजी में? नहीं ना, ये कल कहाँ हुआ था? होमवर्क में क्या दिए थे? इधर वाला ही साइड है, 162 है। अब है बायोलॉजी जो कि रोग और उपचार है, इससे संबंधित है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। और क्लास लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं। तो बताइएगा, पानी से भय नामक बीमारी जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? ये वायरस से होता है। ये पानी से जो भय होता है हाइड्रोफोबिया को कहा जाता है, ये एक प्रकार का वायरस से होता है। और कौन सा वायरस होता है? वो रेबीज, रैप्डो वायरस। वायरस हो जाएगा तो रैप्डो वायरस, और बीमारी जो होता है ना वो रेबीज होता है, जो कि कुत्ते और बंदर के काटने से जो है वो रेबीज नामक बीमारी होता है। और वायरस की बात करेगा तो कौन सा वायरस हो जाएगा? रैप्डो वायरस। इसके बारे में पूरे बता दिए कि पानी से अगर आपको डर लग रहा है तो वो आप जो है आपको रेबीज नामक बीमारी से ग्रसित है, और यह इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कुत्ता या बंदर काट चुका है। और वायरस कौन सा हो जाएगा? रैप्डो वायरस। ठीक है ना, आगे बताइएगा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर झिल्ली चढ़ना और उसमें सूजन आ जाना, यह जो है आपको किस रोग का लक्षण है? ये मेनिंजाइटिस। यानी मेनिंजाइटिस रोग जो है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से ही संबंधित है। बताइएगा, शिशुओं में जो अतिसार होता है, इसको डायरिया भी कहा जाता है, शिशुओं में जिसको दस्त होने लगता है, शिशुओं को बच्चे में दस्त ज़्यादा होता है, वह जो है किससे होता है? वायरस या जीवाणु से? वो भी वायरस से ही होता है। और उस वायरस का नाम हो जाएगा रोटा वायरस। ठीक ना, अगर आप शिशु को रोटी खिला दीजिएगा तो कौन सा वायरस हो जाएगा? रोटा वायरस। ऐसे याद इसको रख सकते हैं कि शिशुओं में जो अतिसार होता है वह जो है आपको रोटा वायरस से होता है। ठीक ना, रोटावेटर नहीं फुटू बाबू, रोटा वायरस से होता है। ठीक ना, यानी होता है ना छोटे छोटे बच्चों का जो पेट खराब हो जाता है उसको जो है जिसको अतिसार कहा जाता है, वो आपको जो है रोटा वायरस से होता है। आगे बताइए कि अंध बिंदु या पीत बिंदु जो है आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल। ठीक है, उसी को रेटिना कहा जाता है। दृष्टिपटल को ही क्या कहा जाता है? रेटिना। उसी को अंध बिंदु कहा जाता है। और वह किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके रेटिना पे ही पड़ता है। ठीक है, तभी उस वस्तु को हम जो है वो देख पाते हैं। उसी को जो है आपको दृष्टिपटल या रेटिना भी कहा जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मलेरिया जो है किससे होता है? जीवाणु या प्रोटोजोआ से? मलेरिया परजीवी से होता है, परजीवी उसका वाहक हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन ये होता है तो प्रोटोजोआ से। यानी मलेरिया किससे होता है? वो मच्छर, वही हुआ मादा एनोफिलीज परजीवी है। ठीक ना, वो परजीवी हो जाएगा, लेकिन आपको होगा किससे? ये आपको ये प्रोटोजोआ से होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वही प्लीहा, जो कि स्प्लीन जिसको कहा जाता है, और जहाँ आपको खून जमा होता है आरबीसी का कब्रगाह, उसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, उसी जो है यही मलेरिया में जो है वो प्रभावित हो जाता है। आगे बताइएगा, डेंगू की बीमारी होने से हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की जो है वो कमी हो जाती है डेंगू बीमारी होने से। आगे बताइएगा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज कौन वैज्ञानिक किए थे? रोनाल्ड रॉस। इसका खोज कौन किए थे? रोनाल्ड रॉस किए थे। आगे बताइएगा, ट्यूमर जो है ट्यूमर, इसकी पहचान करने के लिए कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। ये आपको ट्यूमर पहचानने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, यदि मूत्र में एल्बुलिन की मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या है? वृक्क जो है हमारा प्रभावित हो चुका है। ठीक है, आगे बताइएगा कि साल का टीका जो है कौन खोजे थे? जॉनी साल। किसकी टीका खोजे थे? ये पोलियो का टीका खोजे थे। मतलब पोलियो का टीका जो खोजने वाले थे वो जाएंगे जॉनी साल खो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, इसका खोज वह किए कब थे?
1952 में ना, हाँ 1952 में इसका खोज किए थे। 1952 में पोलियो के टीका का खोज किया गया था जॉनी साल के द्वारा। ठीक है, आगे बताएगा एथलीट फूड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एथलीट फूड नाम की बीमारी जो होती है वो किससे होती है? कवक से होती है। मतलब एथलीट फूड बीमारी जो किससे होती है? कवक से होती है। आगे बताइएगा कि पॉलिश युक्त चावल जो सेवन करने से किस रोग, कौन सा बीमारी होती है? बेरी बेरी। ये क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं कि मतलब ऐसे पॉलिश युक्त, यानी आपको जो पॉलिश वाला चावल खाइएगा तो उससे कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। यानी इसमें जो है B1 की कमी रहती है और विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन हो जाएगा? ये मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन हो जाएगा? मच्छर। और इसका खोज कौन किए थे? रोनाल्ड रॉस इसके द्वारा खोज किया गया था। आगे बताइए कौन सा जो है मच्छर जीका वायरस का वाहक हो जाएगा? तो एडीज मच्छर जो है वो जीका वायरस का जो है वो वाहक हो जाएगा। जो आप बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा बीमारी हो जाता है? मतलब किसी भी पानी पीने वाला जल में अगर आपको नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो कौन सा बीमारी हो जाएगी? तो ये आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है, किसी भी पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिकता होने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है वो हो जाती है। तो आज का क्लास जो है जो कि पूरा करा दिया गया और कल जो है आपको इसके माध्यम से जो है आपको कल से जो है आपको होमवर्क जो है वो, जिसमें करंट अफेयर का भी कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। बाकी आपको ज्योग्राफी के साथ साथ जो है आपको फिजिक्स और फिजिक्स के साथ साथ जो आपको बायोलॉजी और प्लस में जो है आपको करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है जो कि कल से स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आपको ये सारा होमवर्क अगर आप अपने पास चाहते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद तैयारी करना चाहते हैं, होता क्या है कि अगर आप पहले होमवर्क पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद अगर आप सुनिएगा ना वीडियो तो आपको अधिक से अधिक देर तक याद आ जाएगा और जो कि अधिक समय तक चलने वाला है। वैसे अगर आपको सारा क्वेश्चन याद रहता है तो कुछ लोग भूल जाते हैं। बाकी एक जीके जीएस एक ऐसा चीज़ है जिसको जितना रिविजन कीजिएगा वो आपका उतना अपना होता जाएगा। और इस रिविजन करने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा। अगर पढ़ के आइएगा और उसके बाद क्यों सुनिएगा तो वो आपको अपना होगा, लेकिन बहुत समय तक अपना हो रहेगा। तो बाकी क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं और क्लास कैसा लगा इसके माध्यम से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर वीडियो को अगर आप अभी तक बन चुके हैं, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने सारे जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ग्रुप डिस्कशन जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। जो भी आपके जान पहचान में है या फिर जो भी आपके रिलेशन में बनने वाले हैं, जो भी आपके कंसल्ट में है, उन सारे लोगों के पास ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो सभी लोग जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी इसके नेक्स्ट सेशन, जो कि अगला सेशन जो होगा जो कि 12वां क्लास होगा, इसके नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमारे FMSC का परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाइए। धन्यवाद।